पुरानी हवेली की पहली शादी। शर्मा परिवार में काफी खुशियां थी। हर तरफ चहल पहल थी और उनके घर में चहल पहल होती भी क्यों नहीं। आखिर रजनी की बहू श्वेता जो आ रही थी। अरे ये लाइट इस तरह क्यों लगी हुई है भैया, जरा इस लाइट को ठीक से लगाओ। और हाँ, यहाँ गेंदे के नहीं बल्कि गुलाब के फूल होने चाहिए। आखिर मेरी हवेली की बहू आ रही है, पहली बार इस घर में शादी हो रही है, वो भी मेरे बेटे की। दरअसल शर्मा हवेली में रोहित की पहली शादी थी। सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे। आज हल्दी का दिन था और हल्दी वाले दिन सभी लोग बिल्कुल चमक दमक वाले कपड़े पहनकर हल्दी की तैयारी कर रहे थे। पर तभी जब काजल ये देखती है कि सभी ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं, तो वो गुस्से में बौखलाते हुए सबसे कहती है, ये क्या, आप लोगों ने हल्दी वाले दिन ये चमक दमक वाले रंग बिरंगे अतरंगी कपड़े पहने? आप लोगों को पता है ना कि हल्दी वाले दिन येलो कलर पहनना था, फिर भी आप लोगों ने ये क्यों पहना? ठीक है काजल, कोई बात नहीं, ये सब लोग गांव के हैं, इन्हें नहीं पता शहर के तौर तरीके। अब तुम इतना मत भड़को और चलो अपने भाई की हल्दी की रस्म को एंजॉय कर। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है काजल, इतना भड़क मत और एंजॉय कर। इनकी वैसे भी इस पुरानी हवेली में पहली बार शादी हो रही है, इसीलिए गांव के लोग भी बहुत खुश हैं। भाई के समझाने पर काजल मान जाती है और अपने भाई की शादी को एंजॉय करती है। देखते ही देखते हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है और अगले ही दिन मेहंदी की भी। अब सभी रीति रिवाजों के साथ रोहित और श्वेता की शादी हो जाती है। कुछ ही देर में रोहित के साथ श्वेता हवेली के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, जहाँ वो इतनी बड़ी हवेली को देख मन ही मन खुद से कहती है, ये कितना बड़ा घर है। सही कहा था माँ ने, मैं इस घर में जाऊंगी तो राज करूंगी राज। इतनी बड़ी हवेली की मैं इकलौती बहू। अरे बहू, तुम बाहर खड़ी होकर अपनी सोच में डूबी रहोगी या घर में प्रवेश भी करोगी? सास की बात सुनकर अब श्वेता घर में प्रवेश करती है और सारी रस्में खत्म होने के बाद श्वेता अपनी ननद काजल के कान में कहती है, काजल मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दोगी? दरअसल ये इतनी बड़ी हवेली है तो मुझे पता नहीं कि मेरा कमरा कौन सा है। हाँ भाभी, मुझे पता है आप थक चुकी हो, पर आप इस तरह मेरे कान में क्यों कह रही हो? अरे ये घर आपका भी है, आपका जब मन चाहे तब आप अपने कमरे में जाकर आराम करो। वैसे भी हमारी इस पुरानी हवेली में न सिर्फ दीवारें पुरानी है बल्कि यहाँ के नौकर भी पुराने। मैं आपको आपके कमरे तक ले जाती हूँ। ये बोलकर काजल अब अपनी भाभी श्वेता को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ श्वेता अपने कमरे की दीवारें देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ की दीवार काफी पुरानी थी। वो काजल से कोई सवाल करती है उससे पहले काजल वहाँ से चली जाती है। तो वहीं श्वेता अब अपने कमरे की दीवारें देखती है और खुद से कहती है, ये दीवार कितनी पुरानी है। इस पुरानी हवेली में सब कुछ कितना पुराना है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाले लोग या राजस्थान में इस पुरानी हवेली में इन्होंने शादी क्यों नहीं की? श्वेता खुद से बात कर रही थी, इतने में रोहित वहाँ आता है और वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करके सो जाते हैं। अब अगली सुबह श्वेता देर से उठी, थकान के मारे उसकी आंख देर से खुली। वो जैसे ही तैयार होकर कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि सारा घर एकदम शांत था। शादी की खुशी का माहौल अचानक कहाँ गायब हो गया। वो धीरे धीरे गलियारों से होती हुई नीचे आई। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसे रास्ता समझने में भी मुश्किल हो रही थी। तभी उसकी नजर एक विशाल आंगन पर पड़ी, जहाँ एक कुछ औरतें बैठी बातें कर रही थीं। तभी एक औरत श्वेता को देखकर कहती है, अरे बहू जी, आप उठ गई? चाय नाश्ता तैयार है, आइए आंगन में ही बैठ जाइए। आप कौन है और बाकी सब लोग कहाँ हैं? रोहित और मम्मी जी? हम सब इस हवेली के पुराने नौकर चाकर हैं बहू जी, और शर्मा जी के घर में पहली शादी हुई है ना, इसीलिए साहब और बाबूजी तो तड़के गांव के कुलदेवी के मंदिर में मत्था टेकने चले गए। रोहित बेटा भी उनके साथ गया है, वो दोपहर तक लौटेंगे। और काजल बेटी तो सुबह सुबह ही अपनी सहेली के घर चली गई। उन्होंने कल ही कहा था कि वे आएंगी। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पोहा लाती हूँ। वो नौकरानी चली गई और श्वेता बेंच पर बैठ गई। उसका गुस्सा अब निराशा में बदल रहा था। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में छड़ी थी। उसने श्वेता को आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो इस हवेली की बहू बनी हो। ये हवेली सदियों पुरानी है, गांव में इसे पुरानी हवेली ही कहते हैं। इसके हर पत्थर में इतिहास है। इतिहास नहीं, बस धूल और जर्जरता है। इस हवेली की नींव पता है कब रखी गई थी? आज से तकरीबन 300 साल पहले। तब ये रियासत का एक छोटा सा ठिकाना हुआ करता था। शर्मा जी के पूर्वजों ने इस हवेली को कभी नहीं छोड़ा। उनका मानना है कि हमारे पुरखों की आत्माएं और उनका आशीर्वाद इसी मिट्टी में बसता है। श्वेता को काजल की बात याद आई। हमारी इस पुरानी हवेली में न सिर्फ दीवारें पुरानी बल्कि यहाँ के नौकर भी पुराने हैं। तो क्या आप भी यहाँ बहुत पुराने, मतलब कब से?
हम तो इस हवेली के साथ ही हैं बहू जी। मेरे दादाजी भी यहीं थे, उनके दादाजी भी। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस हवेली की सेवा करते आए हैं। इस हवेली के पुरानेपन का राज जानती हो बहू जी? राज? कैसा राज? राज ये है कि इस घर में किसी भी तरह का आधुनिक बदलाव पसंद नहीं किया जाता। शर्मा परिवार के पूर्वजों ने कसम खाई थी कि इस हवेली को हमेशा इसके मूल रूप में रखा जाएगा। इसीलिए न यहाँ महंगे टाइल्स लगे हैं, न फैंसी फर्नीचर और न ही आधुनिक साज सज्जा। उनकी बात सुनकर अब श्वेता को बात समझ में आ गई। रोहित का ब्रांडेड पहनावा और बड़ी बड़ी बातें सिर्फ दिखावा थी, लेकिन उसकी पारिवारिक जड़ें गहरी थी। पर रोहित को तो मुंबई की लाइफ बहुत पसंद है, फिर वो यहाँ। रोहित बेटा तो इस हवेली का राजकुमार है। वो बाहर इसीलिए रहा ताकि दुनिया देखे और सीखे, लेकिन उसका ठिकाना तो यही है। और सुनो बहू जी, इस घर की असली पहचान इसकी ईमानदारी और सादगी में है। दिखावा तो शहर वाले करते हैं। शर्मा परिवार जितना सादा दिखता है उतना ही बड़ा जमींदार है उनका। श्वेता उस बूढ़े आदमी से बात कर रही थी कि तभी वो नौकरानी चाय और पोहा लेकर आती है। और हाँ बहू जी, एक बात और, इस हवेली में पहली बार कोई शादी हुई है, क्योंकि पिछली पीढ़ियों में किसी ने शादी ही नहीं की। रोहित की माँ रजनी जी भी बाहर से आई थी, लेकिन रोहित और आपकी शादी यहाँ हुई है। ये इस घर की पहली रस्म है और इसीलिए हर कोई बड़ा खुश है। अब तो इस घर को एक नया वारिस चाहिए। श्वेता का गुस्सा और निराशा धीरे धीरे जिज्ञासा और सम्मान में बदल रहा था। ये सिर्फ पुरानी हवेली नहीं थी, ये इतिहास और परंपरा का किला था जिसकी पहली बहू वो बनी थी। राज करूंगी, हाँ मैं यहाँ राज करूंगी, पर सिर्फ बहू बनकर नहीं, बल्कि इस हवेली की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली बहू बनकर। ये सोचकर अब श्वेता ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब जैसे ही दोपहर हुई तो दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न बजे। रजनी, रोहित और उनके पिताजी मंदिर से लौट आए थे। रजनी ने आंगन में कदम रखा और श्वेता को वहाँ बैठे देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अरे श्वेता बहू, तुम यहाँ अकेली बैठी हो? नाश्ता कर लिया? मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा, पर कुलदेवी के दर्शन पहली बहू के लिए जरूरी थे। स्वीटी, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें याद किया। माँ ने कहा था कि कुलदेवी के दर्शन से नए जीवन की शुरुआत अच्छी होती है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इस हवेली के बारे में ठीक से नहीं बताया। कोई बात नहीं रोहित, मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे छोड़कर गए। मुझे इस हवेली को समझने का मौका मिला और अब मैं इसे पुरानी नहीं कहूंगी, ये एक विरासत है। रजनी और रोहित एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। श्वेता का बदला हुआ नजरिया उन्हें चौंका गया था। तुम सच कह रही हो बहू? अब क्या तुम्हें सच में ये हवेली अच्छी लगी? हाँ मम्मी जी, ये दीवारें, ये सादगी, ये परंपरा, ये सब कुछ देखकर मुझे समझ आया कि असली शाही शान दिखावे में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। मैं इस हवेली की पहली बहू बनकर खुश हूँ और मैं इस परंपरा को निभाने में आपका साथ दूंगी। बस यही तो मैं सुनना चाहती थी बहू। मुझे लगा था कि तुम शहर की लड़की हो, तुम इस सादगी को नहीं समझ पाओगी। माँ, मेरी स्वीटी सिर्फ शहर की नहीं, वो स्मार्ट है। वो जल्द समझ गई कि हमारे पास आधुनिकता की कमी नहीं है, बस हम अपने पुरखों का वचन निभाते हैं। अब आओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी काजल भी अपनी सहेली के घर से वापस आई। क्या चल रहा है यहाँ? भाभी, आप इतनी जल्दी गांव की सादगी को कैसे समझ गई? क्योंकि तुम्हारी हवेली की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी शान है काजल। और सुनो, कल हम दोनों मिलकर तुम्हारी हवेली के उस हिस्से को देखेंगे जो शायद सबसे पुराना और रहस्यमय होगा। मुझे ये इतिहास करीब से जानना है। काजल और रजनी दोनों हैरान थे। जिस श्वेता ने कल हवेली को देखकर थकान महसूस की थी, आज वो उसमें जिज्ञासा दिखा रही थी। उन्हें भी ये देख काफी अच्छा लगा और अब श्वेता ने भी अपनी जिंदगी उस पुरानी हवेली में ही बसा ली। सुमित्रा बहुत ही कंजूस औरत थी जो हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचती रहती थी। हालांकि उसका बेटा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एक रोज सुमित्रा घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी कमर में झटका आ जाता है। हाय रे, मर गई मेरी कमर। ये कमर का दर्द तो जाता ही नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, कोई तो बचाओ। तभी उसका बेटा अभिनव वहां आता है। उफ़ माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है, घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, तुम्हारी मदद हो जाएगी। इस बुढ़ापे में कब तक काम करती रहोगी? चुप कर तू, जब भी मुंह खोलेगा तो खर्चे की बात ही करेगा।
अरे अगर माँ की तुझे इतनी ही चिंता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? घर में बहू आएगी तो मुझे भी कम से कम काम से छुटकारा मिल जाएगा। अभिनव माँ से बिना कुछ कहे काम पर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज दरवाजे की घंटी बजती है तो सुमित्रा दरवाजा खोलती है। सामने अभिनव गले में वरमाला पहने एक लड़की के साथ खड़ा होता है। अभिनव, क्या है ये सब? और ये परकटी, मेरा मतलब है लड़की कौन है? किसी नौटंकी कंपनी में भाग लिया है क्या तूने? माँ, इसका नाम अनाया है और हम दोनों ने शादी कर ली है। ये करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। इसके पिता कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। ये सुनकर सुमित्रा बड़ी खुश होती है कि उसके बेटे ने एक करोड़पति लड़की से शादी की है। वो अनाया को दिल से अपना लेती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। अगली सुबह सुमित्रा अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अनाया बहू, ओ अनाया बहू, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। ये सुनकर अनाया घबरा जाती है। हे भगवान, पहली रसोई? जी माँ जी, बस अभी तैयार होकर आई। अनाया वैसे तो दिल की बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो अमीर घर की इकलौती लड़की होती है, इसलिए घर के काम तो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ देर बाद अनाया तैयार होकर नीचे आती है। आ गई बहू, चल अब तू जल्दी से अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा सा बना दे। जी माँ जी। अनाया रसोई में गई और वहां पर खड़ी होकर सोचने लगी। माँ जी को बोल तो दिया कुछ बनाकर लाती हूँ, लेकिन मुझे तो मैगी के सिवाय कुछ भी बनाना आता ही नहीं। अब अपनी सास को पहली रसोई में मैगी तो नहीं परोस सकती ना। ये कहकर अनाया गहरी सोच में पड़ जाती है। फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बढ़िया सा खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, खाना रसोई की पीछे वाली खिड़की से ही पकड़ाना। कुछ देर बाद रसोई की पीछे वाली खिड़की से डिलीवरी बॉय अनाया को तरह तरह का खाना देकर जाता है। वो जल्दी से सबको खाना परोसती है। खाना खाकर सुमित्रा बहुत खुश होती है। वाह बहू, क्या लाजवाब खाना बनाया है तूने तो, और इस खीर का तो जवाब ही नहीं है। ये तो बिल्कुल होटल जैसी लग रही है। अब होटल की खीर है तो होटल जैसी लगेगी ना माँ जी, लेकिन कहीं माँ जी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि इतने बड़े घर का काम आप अकेले कर रही थी, तो क्यों ना अब हम एक नौकरानी रख ले जो इस घर के काम के साथ साथ रसोई में मेरी थोड़ी मदद भी कर दे। तू पागल हो गई है क्या बहू? आज तक इस घर का काम मैंने अकेले संभाला है, और वो भी बिना किसी नौकरानी की मदद के। और मेरा शरीर तो अब बूढ़ा हो चुका है, घर का काम भी मुझसे नहीं होता। और अब तो तू आ गई है, तू तो जवान है, सारा काम चुटकियों में कर लेगी, और रसोई बनाने में तो तेरा कोई जवाब ही नहीं। ले बेटा अनाया, अब बचने वाली है तेरी बैंड। जैसे तैसे अनाया घर के काम करती, फिर रसोई में जाते ही कुछ देर बाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके मंगवा लेती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। उसके हाथ की बनी सब्जियां खाकर तो सुमित्रा बड़ी ही खुश होती। वो जो भी सब्जी अनाया को बनाने को कहती, वो झट से उसे बनाने के लिए हाँ कह देती और फिर किसी रेस्टोरेंट या ढाबे से ऑर्डर कर देती। एक रोज जब सब खाने की टेबल पर बैठे थे, अच्छा ये बता बहू, तेरे करोड़पति बाप ने तुझे माफ किया या नहीं? माँ जी, मुझे नहीं लगता डैड हमें कभी भी माफ करेंगे। उन्होंने तो मुझे अपनाने से भी इनकार कर दिया है, और तो और अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया है। ये कहकर अनाया वहां से चली जाती है। हद होती है नाराजगी की भी। मुझे तो लगा था करोड़पति की बेटी है तो खूब सारा धन देगा अपनी बेटी को, लेकिन ये तो ठन ठन गोपाल खाली हाथ ही चली आई। लेकिन बड़े घर की लड़की होने के बाद भी अनाया अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए सुमित्रा उसे कुछ नहीं कहती। एक रोज सुमित्रा की कुछ सहेलियां उससे मिलने सुमित्रा के घर आती हैं। आओ आओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ तुम लोगों का। हाँ, सोचा तेरी नई बहू आई है, उसकी मुंह दिखाई कराते हैं और साथ में उसके हाथ की पहली रसोई भी चख कर आ जाएंगी। अरे उसकी शादी को 1 महीना हो गया, अब उसकी पहली रसोई कहाँ रह गई? हाँ, लेकिन हम तो उसके हाथ का खाना पहली बार खाएंगे ना, इसलिए उसकी रसोई तो हमारे लिए पहली रसोई ही हुई ना। ये सुनकर सुमित्रा अपनी बहू को आवाज लगाती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? बहू, ये मेरी सहेलियां हैं और तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहती हैं। अब जल्दी से जाकर रसोई में कुछ बढ़िया सा बना कर ले आओ। जी माँ जी। अनाया उन सभी के पांव छूती है और फिर रसोई में चली जाती है, लेकिन गलती से उसका फोन पानी में गिर जाता है और वो बंद पड़ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा फोन तो बंद पड़ गया। अब मैं खाना कैसे ऑर्डर करूं? और अगर मैंने खाना बनाया तो ये लोग खा नहीं पाएंगे क्योंकि वो खाना खाने लायक ही नहीं होगा। फिर भगवान का नाम लेकर अनाया कच्चा पक्का खाना बना देती है, फिर सबको खाना परोसती है। जैसे करुणा और विमला वो खाना खाती हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर सुमित्रा उनसे कहती है, क्या हुआ,
हो गई ना बोलती बंद। बड़ी तारीफ करती थी ना तुम अपनी बहुओं की, अब उड़ गए ना होश तुम्हारे मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर। अब खाओ ना, शर्मा क्यों रही हो, खाओ खाओ। अरे नहीं नहीं, वो मुझे याद आया, मुझे तो एक पूजा में जाना था, मैंने गलती से एक निवाला खा लिया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो करो ना, नहीं तो पूजा के लिए देर हो जाएगी। अरे बड़ी अजीब हो तुम दोनों, पहले खुद ही मेरी बहू के हाथ का खाना खाने की जिद कर रही थी और अब सारा खाना यूं ही छोड़कर जा रहे हो। कि माँ जी भी ना जाने क्यों जिद पर अड़ी रहती हैं। ये तो उन्हीं को पता होगा कि उन पर क्या बीत रही है। करुणा और विमला सुमित्रा जी की अच्छी सहेलियां थी, इसलिए वो उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद जब वो चली जाती है, छी बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुमने, ऐसा खाना तो कोई अपने जानवरों को भी नहीं देता। तूने जानबूझकर ऐसा खाना बनाया ना ताकि वो फिर कभी तुझसे खाना बनाने की जिद ना करे। नहीं माँ जी, वो बात नहीं है, सच तो ये है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अब ऊपर से झूठ बोल रही है, तूने हमें कितने दिनों से तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाया है। फिर रोते हुए अनाया सारी बात अपनी सास को बता देती है। माँ जी, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, वो तो मैं बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेती थी, लेकिन आज फोन पानी में गिरने के कारण वो खराब हो गया तो मैं ऑर्डर नहीं कर पाई और जैसे तैसे बनाने की कोशिश की। अरे तो तुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरी ही सहेलियां मिली थी और सत्यानाश हो इस आजकल की पीढ़ी का, जिसे रील बनाकर मटकना तो आता है लेकिन खाना बनाना नहीं आता। सुमित्रा की उम्र हो चुकी थी और अब उससे ज्यादा घर का काम भी नहीं होता था, ऊपर से बहू मिली तो वो भी सोने पर सुहागा, इसलिए हार थक कर उसे नौकरानी लगवानी ही पड़ती है जो घर का सारा काम भी संभाल लेती है कि वो अपनी बहू को भी खाना बनाना सिखा देती है। Thanks for watching.